तो हेलो गाइज, आज है सैम्पल पेपर 2। ठीक है, तो पहला सैम्पल पेपर हम कल अपलोड कर दिए थे। ठीक है, तो उसका जो होमवर्क था वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन है, और हाँ, इसमें 25 क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो आप अपना पेज निकाल लीजिए, अपना नोट करते रहिए। 2 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास, आप कितना अटेम्प्ट किए वो आप नोट कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज फ्री टू मूव। ठीक है, तो जो कि फ्री मतलब मूव करने के लिए फ्री है। इफ़ वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है। ठीक है, एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मास भी हमारा पता है, मास का भी मैग्नीट्यूड हमको पता है, फोर्स और मास का हमको पता है। तो फोर्स बराबर ए में होता है, बिल्कुल फोर्स बराबर ए में होता है। तो एफ का हमको पता है, एम का पता है, तो हमको क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर एफ अपॉन एम। ठीक है, ए बराबर एफ अपॉन एम। तो हमको तो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन इनेबल्स अस टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा। अब हमारा एक्सेलरेशन बचा। ठीक है, तो अब हमको क्या बचा, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे इससे। तो बिल्कुल तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल इसमें ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एक्सेलरेशन। चलिए ऑप्शन सी सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बॉडी अंडरगोज एन एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन है इसका स्पीड बढ़ जाएगा, सेकंड ऑप्शन है इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, थर्ड ऑप्शन है इट फॉल्स टुवार्ड्स द अर्थ, और चौथा ऑप्शन है अ फोर्स सेट्स अपॉन इट। ठीक है, तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, अपना गेस करिए। ओके, तो इसका हो जाएगा स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, आई होप कि आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। ठीक है, अगर कोई इमेज कनकेव मिरर के फ्रंट में बनता है तो इसका नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल इरेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको चलिए एक हिंट दे देते हैं आपको, अपना गेस करिएगा। ये नहीं होगा, वर्चुअल और इन्वर्टेड कभी होता नहीं है। ठीक है, तो और रियल एंड इरेक्ट कभी होता नहीं है। ठीक है, तो ए और डी में आपको कमेंट करिएगा, क्योंकि हम ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ ईजी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं 5-6 जो कि बस केवल देखते देखते आपको आंसर लगाने होते हैं, और सिलेक्शन वही डिसाइड करता है जो कि कुछ क्वेश्चन जो टफ होते हैं, ये तो सब इजी कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेल कट डायमंड अपीयर्स ब्राइट बिकॉज ऑफ। ठीक है, यानी अ वेल कट डायमंड मतलब कि ब्राइट क्यों अपीयर करता है, आखिर क्यों। तो इसका रीजन आपके पास 4 है ऑप्शन, तो आप गेस करिए। ओके, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो पिछले मॉडल सेट में हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी किया था। ठीक है, वहाँ पे कोर भी था और क्लैडिंग भी था। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो स्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड नहीं करता है, रेडियस ऑफ अर्थ पे, रेडियस ऑफ बॉडी पे, या मास ऑफ अर्थ पे, या किसी पे भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन आप बताइए क्या होगा, गेस करिए। ओके, तो 5वां का हो जाएगा बी, रेडियस ऑफ द बॉडी। ठीक है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है स्केप वेलोसिटी। ठीक है, जैसे इसको हम पलायन वेग कहते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, आई मीन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। ठीक है, तो मतलब जो तैरने वाली बॉडी होती है ना, उसको स्टेबिलिटी के लिए द मेटा सेंटर मस्ट बी। तो उसका मेटा सेंटर कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो क्या वो फ्लोटिंग बॉडी के सरफेस पे होना चाहिए, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए फ्लोटिंग बॉडी के, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होना चाहिए, या सेंटर पे होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप गेस करिए इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से देखिए एक बात जान लीजिए कि फ्लोटिंग बॉडी का जो मेटा सेंटर होना चाहिए ना, उसके स्टेबिलिटी के लिए आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए, यानी कि जो फ्लोटिंग बॉडी है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना, उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 नंबर। इसमें आपको बताना है, यह है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा ग्राफ आपको सही होगा, कौन सा आपको सही लग रहा है बताइए। द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर इन द रेंज 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेड ग्राफ कौन सा है, आप बताइए। ठीक है, तो ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है। आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, गेस करिए। ओके, तो आपने गेस कर लिया होगा, तो
चलिए इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे स्लोप बनेगा नहीं। हाँ ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर क्या कर रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अ प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो एक प्लैनेट है जो कि सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो घूम रहा है। ठीक है, सपोज दैट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट सडनली डिसअपीयर्स। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है सन और प्लैनेट के बीच वो अचानक से गायब हो जाए, तो प्लैनेट वुड मूव, किस तरफ प्लैनेट मूव करेगा। ठीक है, मतलब ये कि तब तक आप सोचते रहिए इसका आंसर क्या होगा और सुनते रहिए इसका मतलब क्या है, अच्छे से समझिए कि एक प्लैनेट है जो कि सन के चारों तरफ घूम रहा है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। ठीक है, और मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अगर खत्म हो जाए, सन और प्लैनेट के बीच का अचानक से गायब हो जाए, तो प्लैनेट किधर जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से है, तो आप गेस कर लिए होंगे। ठीक है, अब आते हैं कि तो क्या होगा, तो प्लैनेट किधर मूव करेगा बताइए। तो बिल्कुल हाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि कांस्टेंट स्पीड से टेंजेंशियल पाथ। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से अलोंग ए टेंजेंशियल पाथ टू द ऑर्बिट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के तौर पर हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कनकेव ही मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट मान लेते हैं, ये इसका वो हो गया पॉलिश। ठीक है, पॉलिश हो गया, और ये हमको जो लाइन होता है वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पोल होता है, बिल्कुल यहाँ पे पोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोल होता है और यहाँ पे मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ये जो बीच का जो लाइन है ये क्या कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि प्रिंसिपल एक्सिस होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही लग रहा है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो ब्रदर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू कैपेसिटर्स विथ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अगर दो कैपेसिटर्स जिनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है और वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो नेट कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो पैरेलल में है। और एक बात याद रखना कि पैरेलल, ठीक है, और ये जो कैपेसिटेंस है ये जस्ट अपोजिट होता है किसके, रेसिस्टेंस के। ठीक है, रेसिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि अगर रेसिस्टेंस का जो सीरीज में ऐड होता है वो कैपेसिटर का पैरेलल में ऐड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पूछा रहा है कि पैरेलल में, यानी कि रेसिस्टेंस के सीरीज वाला, तो सीरीज में क्या होता था, रेसिस्टेंस के कि वो बस सिंपली ऐड कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो पैरेलल के लिए यूज हो जाएगा। तो चलिए इसमें से कौन सा होगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बस केवल नॉर्मली ऐड हो गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बी सही हो गया। तो कितना ना क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन था। अब आते हैं अपने 11वां क्वेश्चन पे। और तो 11वां क्वेश्चन है हमारा, एक्सरेज आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक्सरे का हम यूज करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए। ठीक है, आखिर क्यों करते हैं उसका यूज। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास सामने है कि एक्सरे क्या कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है क्रिस्टल द्वारा, या सेकंड ऑप्शन है कि द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल्स, या थर्ड ऑप्शन है कि द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज वेरी स्मॉल इन द कंपेरिजन विद द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन द क्रिस्टल्स। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। ओके, तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, तो गेस करिए, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि एक्सरे का हम यूज इसलिए करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए, क्योंकि द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, क्योंकि एक्सरेज का जो वेवलेंथ होता है वो सेम ऑर्डर का होता है ऑफ मैग्नीट्यूड एज द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग इन क्रिस्टल्स। ठीक है, ओके, तो देन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस नंबर क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन है 12वां नंबर। ठीक है, 12 नंबर में है, अ लाइट वेव ट्रेवलिंग इन अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। ठीक है, इंटर्स इन अदर होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम क्या होगा। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट वेव है जो कि ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है,
और वो ट्रैवल करते करते इंटर कर जा रहा है दूसरे होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑफ हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसका सेकंड वाला का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाइयर है काफ़ी, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम में, यानी कि जो सेकंड मीडियम में जब वो घुसा तो उसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि क्या वो स्पीड ऑफ लाइट जो दूसरे मीडियम में है वो क्या पहले मीडियम से कम में होगा, या दूसरा मीडियम का ज़्यादा होगा पहले मीडियम से, या इस द मतलब कि फर्स्ट और सेकंड मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम होगा, या चौथा है मे बी मोर और लेस देन दैट इन द फर्स्ट मीडियम डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो वो ज़्यादा या कम हो सकता है, ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, तो 2 सेकंड हो गया, आपने गेस कर लिया होगा सही से कि जब लाइट वेव ट्रैवल करता है ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम में और ट्रांसपेरेंट और जाते जाते वो दूसरे होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में घुस जाए और वो भी हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो फर्स्ट मीडियम से, या जो सेकेंड मीडियम का होगा वो फर्स्ट मीडियम से कम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम से कम होगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर कि इज लेस देन दैट ऑफ इन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो पहले मीडियम से सेकेंड मीडियम का कम हो जाएगा। ओके, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कितना नंबर है ये है 13 नंबर, कि अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री, अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री, ठीक है। तो रिजिड बाउंड्री है, वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स दैट चेंजेस इज, तो आपको इसमें से चारों में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, या फेज चेंज होगा, या वेलोसिटी चेंज होगा, या वेव लेंथ चेंज होगा, ठीक है। तो आप गेस करिए, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, तो इसका फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाउंड्री रिजिड है तो इस वजह से इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या करेगा, वो फेज चेंज कर देगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। एक पार्टिकल है जो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका इट्स टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स, तो इसका जो टोटल एनर्जी है, जो इसकी पूरी जो ऊर्जा है वो किससे प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो आप गेस करिए, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है। स्क्वायर ऑफ ओके, तो गेस कर लिया होगा आपने। तो ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, या तीसरा है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। जी हाँ, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, ठीक है। जब हम लेंथ ऑफ वायर अगर हम डबल करते हैं, यानी एल डैश हमारा अगर 2L हो जाए, तो द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल क्या होगा, ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। तो क्या ये आधा हो जाएगा, क्या ये दुगना हो जाएगा, क्या ये 1/4 हो जाएगा, या क्या ये वो जो था वहीं रह जाएगा। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इनमें से बताइए कि आप कौन सा सही होगा, ठीक है। तो चलिए, आपके पास टाइम है 2 सेकंड का, गेस करिए, ठीक है। तो आपने सही से अपने फॉर्मूला लगा लिया होगा बिल्कुल, और अपने फॉर्मूला से गेस कर लिया होगा कि वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज, ठीक है। तो हम लोगों ने बचपन से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि तब आप ऑप्शन गेस करिए, ऑप्शन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्या रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, क्या ये सस्ता पड़ता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट हाई है, क्या फिलामेंट इज इजली मेड ऑफ आउट ऑफ इट। ओके, तो आपने गेस कर लिया होगा कि हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसका फिलामेंट में यूज करते हैं टंगस्टन का, जल्दी गलता नहीं है, ठीक है। तो चल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका कौन सा सही होगा, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, ठीक है। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इफ अनदर गर्ल ज्वाइन हर द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल, ठीक है। तब बताइए कि मान लीजिए एक लड़की अपना स्विंग कर रही है, ठीक है, स्विंग पर स्विंग कर रही है, और अगर कोई दूसरी लड़की अगर उसी टाइम उसे ज्वाइन कर जाए
तो टाइम पीरियड स्विंग का क्या होगा, ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा। ओके, आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 सेकंड का टाइम है, गेस करिए क्या घट जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा या वहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगर वो लड़की ज्वाइन करती है तो उसके टाइम पीरियड पे जो स्विंग का जो टाइम पीरियड होता है होगा वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो रिमेन अनचेंज रह जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कितना क्वेश्चन हो गया हमारा, तो क्वेश्चन हो गया हमारा 17, ये है 18 नंबर, ठीक है, कि इफ़ अ सीप पासिस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर, अगर एक सीप जो है वो फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ पास करे तो इसका क्या होगा, क्या सिंक लोअर या रिमेन अनअफेक्टेड या गेट रस्टेड या राइज हाइयर, ठीक है। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, गेस करिए। तो जी हाँ, बिल्कुल राइज हाइयर, ठीक है। ओके, तो ये ऑप्शन, ये तो बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है, राइज हाइयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर क्वेश्चन है ये। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज, ठीक है, तो हमारा जो शुद्ध पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है क्योंकि इट इज ओनली फीबली आयनाइज्ड, ठीक है, ओनली फीबली आयनाइज्ड। ओके, या वेरी गुड सॉल्वेंट या हाईली एसोसिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स या नॉन वोलाटाइल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऑप्शन तो सही में बोल दिया शुरू में ही, तो सेकंड का टाइम ही नहीं दे पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन ओनली फीबली आयनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज सही राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 20 नंबर क्वेश्चन है। डीमैग्नेटाइजेशन, ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट्स कैन बी डन बाय, ठीक है, तो मैग्नेट्स का डीमैग्नेटाइजेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो उल्टा पुल्टा पकड़ के आप कर सकते हैं, यानी रफ हैंडलिंग पे कर सकते हैं, गर्म करके कर सकते हैं, यानी हीटिंग से कर सकते हैं, बिल्कुल दूसरा भी ऑप्शन सही हो गया। मैग्नेटाइजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल अगर आप उल्टे डायरेक्शन में उसको मैग्नेटाइज करते हैं ना तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, चारों ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, तो अर्थ के चारों ओर घूमता है तो वो किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है, क्या अर्थ के मास से इंडिपेंडेंट होता है या अर्थ के रेडियस से इंडिपेंडेंट होता है या सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट होता है या डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से वो इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए आपने गेस कर लिया होगा, तो कौन सा आपको लग रहा है कि अपने सैटेलाइट के मास से वो इंडिपेंडेंट रहता है, तो भी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, कि इफ़ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अर्थ अगर घूमना बंद कर दे तो द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर विल, ठीक है। आप किसी दोस्त से भी मजाक में पूछ सकते हैं कि अगर धरती अगर घूमना मतलब कि घूमना बंद कर दे तो बॉडी का जो वेट होगा वो इक्वेटर पे क्या होगा, पता बढ़ जाएगा, घट जाएगा या वहीं का वहीं रहेगा या जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, गेस करिए। तो जी हाँ, इक्वेटर पे उस टाइम बॉडी, यानी जो अर्थ जब घूमना बंद कर दे तो इक्वेटर पे बॉडी का वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओ टच हो जाए यार, नहीं हो रहा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रेड लाइट इज अब्जॉर्ब्ड, यानी कि क्वेश्चन है कि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, तो स्काई का कलर ब्लू होना वो किस वजह से होता है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है कि क्या वो रेड लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, या ब्लू लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट फ्रोजन, या रेड लाइट स्कैटर्ड बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, या दिस इज इट्स नेचुरल कलर, ठीक है। तो आप बताइए। तो ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट फ्रोजन, ठीक है। तो इस वजह से कलर स्काई का कलर ब्लू होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट फ्रोजन, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लू लाइट स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट फ्रोजन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इम्पिडेंस आर, ठीक है। तो इम्पिडेंस का फॉर्मूला का यूनिट आपका वोल्ट एंड मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसका डायमेंशन आपके पास है कि ml टी के -2 और फिर t टू द पावर -3 और q टू द पावर -2, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि साउंड से रिलेटेड है। व्हाट रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर। तो बताइए कि इसका जो रेंज होता है क्या होता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये तो सभी ने गेस कर लिया होगा। तो चलिए, कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया 25 में, ये कमेंट करिएगा। और कल का जो होमवर्क था उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर मॉडल पेपर 1 नहीं देखा, सैम्पल पेपर 1 नहीं देखा, तो फिजिक्स का देख लीजिए, वो मात्र 17 मिनट में हमने कवर किया था उसको, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और एक बात कि आपने और कोई एक होमवर्क के तौर पे वो क्वेश्चन था जो कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा या क्या बनेगा, तो उसका कमेंट करिएगा। और एक और कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, ये जरूर कमेंट करिएगा। और ये क्वेश्चन हमारा आज का होमवर्क के तौर पे है, ठीक है। तो जिसका मैंने ये बी ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, और सी ऑप्शन नहीं होगा, आपको ए और डी में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल 11 बजे मिलते हैं आपसे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।